11th चैप्टर 1 बायोलॉजी। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर चुके थे। उसके बाद हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया कि बायोलॉजी क्या होती है, ठीक है, इसके क्या क्या रूल्स होते हैं और इस बायोलॉजी जो फील्ड है उसमें क्या क्या करियर स्कोप्स हैं उनके बारे में हमने स्टडी किया था। अब हम बात करते हैं हमारे बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि आपको आनी चाहिए। सबसे पहले नंबर 1 टर्म है इसमें ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो भी लिविंग है, जो भी ऑर्गेनिज्म जो भी आपको दिखाई दे रहा है, अगर वो लिविंग है, लिविंग के कैरेक्टर क्या है कि उसमें एक्सक्रीशन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, तो ये सब ग्रोथ हो रही है, मूवमेंट हो रहा है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग थिंग के, ठीक है। तो लिविंग थिंग को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म, जो कि मैं बहुत बार बायोलॉजी के हमारे सेशन में बहुत बार यूज़ भी करूँगी। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिज्म होता क्या है। ऑर्गेनिज्म जो भी लिविंग है वो सब ऑर्गेनिज्म में आते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें हम लेते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास सेल। सेल क्या है, ठीक है। सेल हम सब जानते हैं, आप पढ़ा भी है आपने 9th-10th में सेल के बारे में। सेल हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिससे कि मिलकर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का फॉर्मेशन होता है, वो क्या है, सेल है। सेल इज ए स्ट्रक्चरल, फंडामेंटल एंड बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। मतलब स्ट्रक्चर, बॉडी का फॉर्मेशन कौन करती है, बॉडी के स्ट्रक्चर कौन बनाती है, सेल बनाती है। फंडामेंटल, इसके बिना लाइफ हो ही नहीं सकती। अगर लाइफ है तो सेल है, ठीक है, सेल नहीं है तो लाइफ नहीं है, तो फंडामेंटल है। फंक्शनल, हमारी बॉडी के सारे फंक्शन, चाहे रिप्रोडक्शन हो, एक्सक्रीशन हो, रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो और सर्कुलेशन हो, ये सब किसके अंदर होता है, एक सेल के अंदर होता है ये सारे फंक्शन। इसका मतलब बॉडी के सारे फंक्शन जो हैं एक छोटी सी सेल के अंदर भी होते हैं, इसलिए क्या हुआ ये, और सेल के अंदर भी होते हैं और सेल की वजह से ही होते हैं। इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। किसको, सेल को। अब आता है टाइप ऑफ द सेल। पता होना चाहिए आपको सेल के टाइप। नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक, देखिए जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, जब अर्थ बनी, अर्थ कैसे बनी, अर्थ जो है ऐसा ज्यूम किया जाता है कि अर्थ इज़ अ पार्ट ऑफ द सन। बहुत मिलियन ईयर्स अगो जो सन है उसका एक टुकड़ा सन से अलग हो गया था, जिसने कि धीरे धीरे ठंडा होकर किस प्लेनेट को बनाया, अर्थ को बनाया, ठीक है। तो अर्थ जो है पहले बहुत आपका गोला थी बिल्कुल, तो उसके ऊपर लाइफ कैसे आई, अर्थ में लाइफ का एग्जिस्टेंस कैसे आया, ठीक है। तो सबसे पहले जब लाइफ बनी है तो मतलब सेल बनी है। अब वो जो सेल है वो बिल्कुल सिंपलेस्ट सेल थी, बिल्कुल सिंपल सेल, ठीक है, सिंपलेस्ट सेल। उसको अपन ने क्या बोला, प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था। अब आता है हमारे पास जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, प्रॉपर न्यूक्लियस, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर जो पार्ट है डीएनए वो थोड़ा सा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। और इसके एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया एंड वायरस। वायरस को हम कंसिडर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के अंदर करते हैं। वायरस इज़ अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। क्यों, क्योंकि वायरस जो है सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है ये। वायरस जो है अगर आपको कहीं भी पड़ा है, ठीक है, लाइक अगर ये हैंकी है, इसके ऊपर वायरस है, हो सकता है कोरोना वायरस, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना कि जो ये इसकी एक लिमिट है, ये हमारे अंदर जाकर ही लिविंग की तरह काम करेगा। अगर ये बाहर है तो ये लिविंग नहीं है, ये किसकी तरह, एज ए नॉन लिविंग थिंग, किसी भी पेन की तरह पड़ा हुआ है, ये हजारों साल तक ही यहीं पड़ा रहेगा अगर इसके ऊपर कोई आउटर फोर्स एक्ट नहीं किया, ठीक है। और ये एक है तो एक ही रहेगा, रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता ये बाहर। इसको होस्ट की ज़रूरत होती है, मतलब किसी एक बॉडी की ज़रूरत होती है, उसी के अंदर ये क्या कर सकता है, अपने लिविंग कैरेक्टर को शो कर सकता है। इसलिए जो वायरस है ये कनेक्शन है किसके अंदर, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। अब आता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल क्या होती है, सिंपलर सेल से किसका फॉर्मेशन हुआ, कॉम्प्लेक्स सेल का फॉर्मेशन हुआ। मतलब सिंपल सेल मतलब कुछ भी नहीं था, सिर्फ डीएनए था और साइटोप्लाज्म था। उसके बाद उससे कॉम्प्लेक्स सेल का फॉर्मेशन हुआ जिसको हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, जिसके अंदर न्यूक्लियस भी था। प्रॉपर न्यूक्लियस अब बन चुका है, पहले सिर्फ डीएनए था, अब डीएनए के ऊपर एक मेम्ब्रेन बन गई, ठीक है। वो क्या कहलाई, न्यूक्लियस कहलाई।
और माइटोकॉन्ड्रिया बने, राइबोसोम बने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बने। इस तरीके से एक प्रॉपर सेल का डेवलपमेंट हुआ प्रॉपर तरीके से, उसको हम बोलते हैं यूकेरियोटिक सेल, जिसमें कि डेफिनेट न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका अमोइबा एंड ह्यूमन बीइंग। हम क्या हैं, यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूकेरियोटिक सेल हमारे अंदर प्रेजेंट होती है, इसलिए हम यूकेरियोट्स में आते हैं। अमोइबा जो है जिसको नेक्स्ट डाइज से नहीं देखा जा सकता, सिंगल सेलुलर है ये, ठीक है, लेकिन इसकी जो सेल है वो पूरी तरीके से डेवलप्ड है, इसी वजह से हम इसको स्टडी करते हैं यूकेरियोटिक सेल में। अब आता है हमारे पास, ये तो हो गया टाइप्स ऑफ सेल। अब आ गया ऑर्गेनिज्म। जितने भी ऑर्गेनिज्म आपको इस अर्थ पर दिखाई देते हैं या नहीं भी दिखाई देते हैं, वो सब 2 टाइप्स के हैं। नंबर 1 यूनिसेलुलर एंड नंबर 2 मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब होता है, यूनि मतलब सिंगल, सेलुलर मतलब सेल। सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, यूनिसेलुलर। ठीक है, सिंगल सेल, एक ही सेल होगी और एक ही सेल के अंदर बॉडी के सारे फंक्शन होंगे। ठीक है, उसकी पूरी बॉडी ही एक सेल से मिलकर बनी है और सारे के सारे जो फंक्शंस हो रहे हैं वो एक सेल के अंदर हो रहे हैं, इसलिए उसको क्या बोला हमने, यूनिसेलुलर। ठीक है, अमोइबा जो है वो एक ही सेल है, लेकिन वो सेल बिल्कुल डेवलप है, इस वजह से वो यूकेरियोटिक सेल है। तो अमोइबा दोनों में आता है, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स। ठीक है, यूनिसेलुलर यूकेरियोट, अमोइबा क्या है, यूनिसेलुलर एंड यूकेरियोटिक सेल, दोनों में आता है, दोनों में कंसीडर किया जाता है किसको, अमोइबा को। ठीक है, यूनिसेलुलर में बैक्टीरिया, बैक्टीरिया किस में आता है, सिंपलर सेल में है, मतलब प्रोकैरियोटिक। बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब आता है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर जनरली आप देख सकते हैं अपनी आंखों से, विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, जो कि एक से मल्टी मतलब मैनी, सेलुलर मतलब सेल, बहुत सारी सेल से मिलकर जो बना होता है वो क्या कहलाता है, मल्टी सेलुलर। एग्जाम्पल कैट, डॉग, ह्यूमन बीइंग, जो भी विजिबल है वो सब मल्टी सेलुलर है। उसके बाद आता है हमारे पास सेल। सेल का हमारी बॉडी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, सबसे पहले क्या बनी, सेल बनी। ठीक है, सेल कैन बी प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक। उसके बाद सेल जो है वो डिवीज़न करती है, मतलब एक सेल से 2 सेल, 2 से 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरीके से एक सेल से बहुत सारी सेल बनती जा रही है। अगर वो सेल्स का ग्रुप बना है, एक सेल से सेल का ग्रुप बन गया, अगर वो ग्रुप जो है वो सेम फंक्शन करता है, उनकी ओरिजिन सेम है, ठीक है, तो और स्ट्रक्चर भी सेम है, तो वो एक ग्रुप बनाती है, सेल्स का ग्रुप, जिनका कि स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन सेम है, तो उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। ठीक है, अब टिश्यू जो है वो अलग अलग टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम मिलकर पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद आता है हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस हमारी सेल का। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस जिस तरीके से हमारा जो ब्रेन है वो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, उसी तरीके से सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और ये भी क्या करता है, पूरी बॉडी को पूरी सेल को कंट्रोल करता है। ठीक है, कि किस तरीके से सेल एग्जिस्ट करेगी, किस तरीके से सेल में ये वाला फंक्शन होगा, वो सब कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल भी बोला जाता है। अब आता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है वो न्यूक्लियस के अंदर कहाँ जा रहे हैं, देखो हम कर क्या रहे हैं, हम सेल के अंदर हैं, सेल के अंदर गए हैं हम, सेल के अंदर हमें न्यूक्लियस मिला। ठीक है, न्यूक्लियस क्या है, देखा हमने कि न्यूक्लियस जो है वो सभी चीज़ों को कंट्रोल, मतलब ऑफिस है ये, जिस तरीके से स्कूल का एक ऑफिस होता है उसी तरीके से जो ऑफिस से पूरे स्कूल के सारे फंक्शन कंट्रोल होते हैं, उसी तरीके से सेल के अंदर भी एक ऑफिस है, उसका नाम क्या है, न्यूक्लियस, और यहाँ से पूरे सेल के फंक्शन को कंट्रोल किया जाता है। तो ये हो गया हमारे पास न्यूक्लियस। अब आता है, अब हम न्यूक्लियस के अंदर भी एंटर कर रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या मिलेगा, क्रोमोसोम मिलेंगे। क्रोमोसोम क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, बिल्कुल धागे जैसी, ठीक है, जो कि उलझी हुई पोजीशन में होते हैं। ठीक है, ये इनका नंबर फिक्स होता है। अगर हम ह्यूमन बीइंग हैं तो हमारे अंदर क्रोमोसोम का नंबर फिक्स है, तभी हम ह्यूमन बीइंग हैं। ठीक है, इतने क्रोमोसोम होंगे तो ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी, मतलब एक पूरा ह्यूमन बन जाएगा। इतने क्रोमोसोम होंगे तो एक ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी या ये वाला ऑर्गेनिज्म बनेगा। जैसे कि अगर 14 क्रोमोसोम किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है तो उसकी स्ट्रक्चर पी होगी, मतलब मटर होगा। ठीक है, 14 क्रोमोसोम अगर प्रेजेंट है तो वो मटर का पौधा बनाएगी, और अगर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो वो ह्यूमन बीइंग बनाएगी, मतलब हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम है, 46।
ठीक है। 46 के अगर पेयर में डिवाइड करें तो 23 पेयर, तो एक सेट 23 क्रोमोजोम एक बार में और 23 क्रोमोजोम दूसरा सेट। तो इस तरीके से क्रोमोजोम के 2 सेट हैं हमारे अंदर, तो उसको बोलेंगे हम 23 पेयर, ठीक है। हमारे अंदर 46 क्रोमोजोम होते हैं, पी के अंदर 14 क्रोमोजोम होते हैं। जीन्स क्या किया हमने, हम सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर गए, न्यूक्लियस के अंदर हमें क्रोमोजोम मिले, क्रोमोजोम को हमने और ज़्यादा जूम करके देखा हमने, तो क्रोमोजोम पता लगा हमें क्रोमोजोम किससे बना होता है, डीएनए से बना होता है। क्रोमोजोम किससे बने हैं, डीएनए से बने हैं, ठीक है। और डीएनए को और ज़्यादा जूम किया अपन ने तो हमें पता लगा कि क्रोमोजोम के ऊपर डीएनए के ऊपर डॉट डॉट जैसी स्ट्रक्चर है, दैट इज जीन्स, ठीक है। सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम बने होते हैं डीएनए से, डीएनए बने होते हैं जीन से। जीन क्या करते हैं, हमारे पेरेंट के कैरेक्टर को हमारे अंदर पहुंचाते हैं, एक तो ये वाला काम करते हैं। दूसरा क्या काम करते हैं, जीन जो है वही हमारे एक एक कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं, जैसे कि हमारी आँखों का कलर क्या होगा, हमारी स्किन का कलर क्या होगा, हमारे बालों का कलर क्या होगा, हमारे बालों की लंबाई क्या होगी, हमारी हाइट क्या होगी, हमारी जो भी कैरेक्टर आपको दिखाई देते हैं ना, हर ऑर्गेनिज्म हर ह्यूमन बीइंग का एक कैरेक्टर होता है ना, अलग अलग एक जैसे तो नहीं दिखाई देते। तो जो भी ह्यूमन बीइंग अलग अलग कैरेक्टर से हैं वो कौन डिसाइड कर रहा है, जीन डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारे पास क्रोमोजोम के बारे में बात हो चुकी है। और क्रोमोजोम जो है जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल क्या है, जो हमारे कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है, वो जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल को हम न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं, और न्यूक्लिक एसिड जो हैं वो 2 टाइप के हैं, डीएनए एंड आरएनए। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए मतलब राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये आरएनए है। उसके बाद हम अपना यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है, द लिविंग वर्ड, ठीक है, द लिविंग वर्ड, द लिविंग वर्ड, ठीक है। इससे लिविंग वर्ड के बारे में जिसमें कि हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में क्यों स्टडी करना जरूरी, क्यों, क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो है वो होते ही यूनिक हैं, ठीक है। कितना एक अजीब सी सिचुएशन है ये, अगर हम इसके बारे में डीपली सोचें तो देखिए, और ऑर्गेनिज्म जो है वो बोल पा रहा है, चल पा रहा है, ठीक है। और ये जो डिब्बा है, ये बॉक्स है, ये क्यों नहीं चल पा रहा है, ठीक है, ये क्यों बोल नहीं पा रहा है, रिप्रोडक्शन क्यों नहीं कर पा रहा है। तो हमारे अंदर एक स्पेसिफिक फोर्सेस हैं, ठीक है, स्पेसिफिक चीज़ें हैं हमारे अंदर, इसलिए हम क्या हैं, यूनिक हैं, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस इटसेल्फ, और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए हमारा जो फेस देख सकते हैं आप, आँखें हैं, नाक है, मुंह है, कान है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि नाक जो है वो किसी के पीछे हो सकती है, माउस जो है किधर भी हो जाए, कान यहाँ से एक कान है, एक कान नहीं है, ठीक है, एक ही हाथ है, ठीक है, 2 पैर नहीं होते तो हम चल कैसे पाते। तो कितना एक ऑर्गेनाइजेशन भी हमारा फिक्स है हर ऑर्गेनिज्म का, इसलिए हम क्या हैं, यूनिक हैं बिल्कुल। हम क्या कर सकते हैं, ग्रोथ धीरे धीरे, एक छोटा बेबी जो है वो मदर के वॉम्ब में होता है, उसके बाद बाहर आता है, वो धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट करता है और एक बड़े ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी एक जादू सा नहीं लगता, ठीक है। और इससे जादू की स्टडी करते हैं हम बायोलॉजी में, तो ये एक जादू ही है जो कि हमारे अंदर स्पेसिफिक फोर्सेस हैं, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ हो पाती है, हमारा डेवलपमेंट हो पाता है, हम रेस्पिरेशन कर पाते हैं, हम सांस ले पाते हैं। अब सांस में देखो कितनी सारी गैसेज हमारे अंदर हुई, लेकिन एक्सेप्ट किस चीज़ को किया जा रहा है, ऑक्सीजन को किया जा रहा है। हम ऑक्सीजन ही अंदर ले रहे हैं और CO2 बाहर निकाल रहे हैं, या नहीं है जादू। नाइट्रोजन जो है वो 78% इस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, लेकिन हम नाइट्रोजन नहीं ले रहे हैं, हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा एक जादू सा है कि हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, वो भी एक स्पेसिफिक गैस। उसके बाद एडेप्टेशन, अगर हम एडेप्ट हो जाते हैं, हम राजस्थान में हैं तो हम यहाँ की गर्मी को सहन कर पाते हैं, हम अगर कहीं पोलर जोन में चले गए तो हम वहाँ की जो कोल्डनेस है, वहाँ पर जो वेदर है उसको हम बियर कर सकते हैं। तो ये हमारा एडेप्टेशन है। हम ह्यूमन
ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकता है, या कोई भी जो लिविंग है वो अपने ही जैसा नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है, ये रिप्रोडक्शन है, ठीक है। तो ये एक लाइफ जो है, सोचो तो बहुत बड़ा सा जादू सा लगता है कि कैसे हो जाता है ये सब कुछ, ठीक है, कैसे बना होगा लाइफ। तो इन सब चीज़ों की स्टडी हम करेंगे हमारे लिविंग वर्ल्ड में, हमारी बायोलॉजी में, ठीक है। तो इसको हम इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर स्टार्टिंग फॉर्म है हमारी, तो इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और कीप स्टडी एंड टेक केयर बाय स्टेइंग एट होम।